दोस्तों नमस्कार, आई एम आकाश कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ज़ील ऑनलाइन एजुकेशन पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में RAS मेंस पेपर फोर्थ जनरल इंग्लिश और RGS मेंस पेपर थर्ड जनरल इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। और क्लासेस अभी बेसिक की चल रही है, आप सबको पता ही, हम बेसिक सीख रहे हैं। स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन क्लासेस को मैं बना रहा हूँ। ये फोर्थ क्लास है, 3 क्लासेस मैं कर चुका हूँ, एक वैसे फिफ्थ है, एक क्लास तो इंट्रोडक्शन की है। तो 3 क्लासेस में हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी। पहले हमने सिंटैक्स सीखा, फिर हमने 7 प्रकार के जो बेसिक पैटर्न्स होते हैं इंग्लिश को लिखने के, उनको हम थोड़ा सा सीखा। हालांकि कई लोगों को आते हैं, लेकिन ठीक है, मेरा उद्देश्य ये कि मैं एक बार 2 कदम पीछे जाकर आपको आगे लूँ। आज की जो क्लास है ना, इस क्लास का ये मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो आपकी जितनी भी आगे क्लासेस आने वाली है, इस क्लास के बाद उन क्लासेस को आप तभी समझ पाएंगे जब ये क्लास आपने सही ढंग से देख रखी हो सकता है आपने पिछली क्लासेस मिस कर रखी हो, तो पहले तो आप उन क्लासेस को देख लीजिए। 2 क्लास 3 क्लासेस तो हैं वो, लेकिन आज की क्लास को प्लीज नोट्स बना के पढ़ना। मैं बिना टेंसेस की बात करें, बिना किसी और चीज की बात करें, मैं आपको डायरेक्ट मेथड से अंग्रेजी लिखना सिखा रहा हूं। और आगे देखना, इस क्लास के बाद में तो हम क्या करें, सीधा पैराग्राफ राइटिंग पे चलेंगे। राइट, ट्रांसलेशन करके भी हम पैराग्राफ लिखेंगे, बिना ट्रांसलेशन करके भी हम पैराग्राफ लिखेंगे, है ना। तो ये मान के चलो कि आगे वाली जितनी भी क्लासेस के लिए माइलस्टोन है ये क्लास। तो आपसे गुजारिश ये है कि प्लीज इस क्लास को बिना स्किप किए पूरी देखें। राइट, क्या है आज की क्लास का कंटेंट? तो देखो, आज की जो क्लास का कंटेंट है, हम जानते हैं एक वाक्य में जो वर्ब होती है वो सब कुछ होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सेंटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो मैं कहूँगा वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब के बिना सब सेंटेंस नहीं हो सकता। मैं कई बार कहता हूं कि वर्ब जो होती है वो वाक्य की MD होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर होती है। वो मीनिंग को डिसाइड करती है कि सेंटेंस किस दिशा में जाएगा। और जहां तक मैं सोचता हूं कि आपका जो जो अंग्रेजी कमजोर है, उसके पीछे एक सबसे बड़ी रीजन है कि आपके वर्ब्स कमजोर है। राइट, और कुछ नहीं है। टेंसेस क्या, कुछ भी तो नहीं है, टेंसेस वर्ब की फॉर्म ही तो है। यस, तो आइए देखें, आज ना तो मैं आपको टेंस का नाम लूंगा, मैं डायरेक्ट मेथड से आपको क्या करूंगा, अंग्रेजी को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस क्लास को आप अच्छी तरह देखें। राइट, क्या होता है, कोई सा भी सेंटेंस हो, एनी सेंटेंस, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर सेंटेंस में वर्ब आएगी। आप सब लोग जानते हैं। जो भी वर्ब्स होती है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना, कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। कौन कौन से 3 कैटेगरी होते हैं समझ लो। हर वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो पहले कैटेगरी की ऐसी वर्ब होगी जो सब्जेक्ट के बारे में जो यहां सूचना होती है। आप याद करो, पहले प्रकार का स्ट्रक्चर मैंने कहा, इसलिए कहूं पिछली क्लासेस को देखना जरूरी होता है। सब्जेक्ट के बारे में कोई भी सूचना है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, या हो सकता है कि सब्जेक्ट के बारे में कोई आपने स्थान या उसका समय के बारे में बता रखा हो, इनको जो जोड़ने वाली वर्ब होती है उसको हम कहते हैं लिंक वर्ब। ध्यान रखना, जो पहले प्रकार की वर्ब्स होती हैं उसको कहते हैं LV, यानी कि लिंक वर्ब। ठीक है, और ये कौन सी वर्ब है? अब आपको वो पहला स्ट्रक्चर जाना चाहिए, आई थिंक सेकंड क्लास का पहला स्ट्रक्चर, जहां मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल क्या होता है और लिंक वर्ब्स क्या होती है। तो आज हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, लिंक वर्ब के ऊपर। हालांकि जो लिंकिंग, इसको लिंक वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, कॉपुलर वर्ब भी इसी को कहते हैं। वो ग्रामर की जो टर्म्स है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, डायरेक्ट चलते हैं। तो एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट के बारे में सूचना होती है, दोनों को जोड़ने का जो काम करती है दैट इज लिंक वर्ब। अभी हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे। अगली जो होती है उसको हम कहते हैं एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ने जो काम किया, एक वर्ब लगाया, ठीक है ना। और अगर सब्जेक्ट इस काम को करता है, हाँ ना, सब्जेक्ट इस काम को परफॉर्म करता है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव वर्ब। तो मैं कह सकता हूं कि सर दूसरी जो प्रकार की वर्ब होती है कौन सी होती है? एक्टिव वर्ब, जो आपको समझ में आनी चाहिए। और आज में आपको सभी प्रकार की एक्टिव वर्ब, नॉट सभी प्रकार की तो नहीं, लेकिन हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्टिव वर्ब हम जो एक वाक्य को लिखने के लिए हमारे पास में होनी चाहिए, उसके ऊपर हमारी बातचीत रहेगी। तो एक्टिव वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है?
कौन कौन सी फॉर्म्स लगती है उसके अंदर, क्या उसके लिए हमको टेंसेस का आना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, आज हम इसको प्रूव करेंगे। और तीसरे प्रकार की जो वर्ब्स होती है उसको हम कहते हैं पैसिव वर्ब्स, ध्यान रखना, और ये सीखना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव और पैसिव इसको केवल वहीं पढ़ते हैं, कहाँ, जहां उनको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, इंटरचेंज करना होता है, एक्टिव को पैसिव में बदल दिया, पैसिव को एक्टिव में बदल दिया। उनको लगता है कि एक्टिव पैसिव का जो संबंध वहीं तक है, ऐसा नहीं है। आपको समझ होनी चाहिए, इसलिए समझ होनी चाहिए क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये वाक्य के मीनिंग को बदल देते हैं। इसलिए हमें एटलीस्ट वो ग्रामर तो फॉलो करनी पड़ेगी जो सेंटेंस के सीधे मीनिंग को बदल दे। जहां एक्टिव वर्ब की जरूरत है, अगर आपने वहां पे गलती से पैसिव वर्ब लगा दी तो सेंटेंस खराब, और जहां पैसिव वर्ब की जरूरत है और वहां आपने अगर एक्टिव वॉइस लगा दिया तो सर आपका सेंटेंस बिल्कुल अलग अर्थ देगा, हो सकता है गलत अर्थ भी दे, मीनिंग भी उसका क्या हो जाए, वो मीनिंगलेस हो जाए। तो इसलिए हमको बेसिक समझनी जरूरी होती है। आज की जो क्लास उसमें तीनों प्रकार की वर्ब्स, इसके ऊपर मैं कम चर्चा करूंगा, लेकिन जो एक्टिव वर्ब और जो पैसिव वर्ब है उसकी मैं आपसे क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। इसलिए एक एक वर्ड को ध्यान से आप क्या करिए, सुनिए। जो पहले प्रकार की वर्ब जैसे हमने कहा उसको हमने क्या नाम दिया, लिंकिंग वर्ब या लिंक वर्ब। यस, जो यूजुअली क्या होता है, इसके मैं ज्यादा डिस्कशन आज की क्लास में नहीं, क्योंकि मैं आप जो क्लास नंबर 2 है उसका पहला पॉइंट उसमें डिस्कस कर चुका हूं, राइट। बाकी मैं आपसे ये कह सकता हूं कि देखो ऐसा है, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, वो वर्ब इजमार, यूजुअली जो लिंक वर्ब में होता है आपको ज्यादा इजमार दिखेगा। इजमार के सेकंड फॉर्म वॉज वर, ठीक है ना, उसकी फ्यूचर फॉर्म अगर देखो विल बी, वो हो सकता है, या फिर देखो हैज बीन, हैव बीन आपको दिख सकता है, ठीक है। अभी एक एक एग्जांपल ले लूंगा, छोटे छोटे एग्जांपल। और दूसरा मॉडल के साथ में बी आपको दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान रखना ये जो वर्ब है आपके सामने, सीम है, लुक है, अपीयर है, ग्रो है, गेट है, बिकम है, रिमेन है, स्मेल है, टेस्ट है, ये सारी वर्ब भी कहीं ना कहीं हमें लिंक वर्ब के रूप में या लिंकिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल दिख सकती है। अब क्योंकि इसके ऊपर मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं उस वीडियो के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्बियल क्या होता है, तो इस क्लास में मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, राइट, क्योंकि वो फिर वहां देख लें आप। मैं जो इस क्लास में आज डिस्कशन करना चाहता हूं, राइट, वो करना चाहता हूं मैं इस वाले पॉइंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट, जिसको हम कहते हैं एक्टिव वर्ब, राइट। और ये समझ में आ गया तो काफी कुछ समझ में आएगा आपको, राइट, क्योंकि इसमें हम देखो, हम यहाँ सेकंड फॉर्म को भी इस्तेमाल करना सीखेंगे, हम थर्ड फॉर्म को भी इस्तेमाल करना सीखेंगे, हम यहाँ आईएनजी फॉर्म को भी इस्तेमाल करना सीखेंगे, हम मॉडल्स को इस्तेमाल करना भी थोड़ा सा हम सीखेंगे, राइट। तो लिंक वर्ब के लिए आप सेकंड क्लास जरूर देख लें मेरी, और इस क्लास को आप यहां से देखना शुरू करें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वर्ब से आपका क्या अभिप्राय होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव वर्ब? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ध्यानपूर्वक समझ लेना। हम जानते हैं हर वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, बिना सब्जेक्ट के वाक्य नहीं बनाते हैं, है ना। तो आपको हर वाक्य में क्या दिखेगा, यू कैन सी अ सब्जेक्ट इन एवरी सेंटेंस। अब सब्जेक्ट के फंक्शन को समझने की कोशिश करना। सब्जेक्ट के बाद में अगर कोई वर्ब है और सब्जेक्ट अगर इस वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, क्या बोला मैंने, सब्जेक्ट अगर इस वर्ब को करता है तो ये जो वर्ब है वो एक्टिव कहलाती है। कैसे? अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिख दूं कि द मैन, वो जो आदमी था, किल्ड, उसने मार दिया, ठीक है। किसको मारा? हमने आगे यहां पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लिया, द मैन किल्ड द लाइन। तो यहां सवाल ये कि ये जो एक्शन है इस वर्ब का, उसको परफॉर्म किसने किया? हु परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब? तो आप पाएंगे कि इस वाक्य में जो एक्शन है वो किसने किया? आपके सब्जेक्ट ने किया। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट उस काम को करता है तो ये जो हम वर्ब लगाते हैं दैट इज सेड टू बी एक्टिव वर्ब। चलो कॉन्सेप्ट है। यस, जैसे आई टीच यू इंग्लिश, तो आई क्या है इस वाक्य का सब्जेक्ट है, टीच क्या है इस वाक्य की वर्ब है, और इस टीच को कर कौन रहा? आई, जो कि सब्जेक्ट है। तो हम कह सकते हैं टीच क्या है? एक एक्टिव वर्ब है। क्लियर है? तो इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं कि सब्जेक्ट जब क्या करता है,
उस वर्ब के एक्शन को परफॉर्म करता है तो वो क्या कहलाता है, दैट इज एक्टिव वर्ब, राइट। तो एक्टिव वर्ब में कौन कौन सी फॉर्म लगती है उसको हम समझेंगे कि फर्स्ट फॉर्म आती है कि सेकंड फॉर्म आती है। देखो टेंस सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको केवल और केवल एक बात ध्यान रखनी है कि वर्ब की फॉर्म बदलोगे तो टाइम जोन बदल जाता है। कैसे? अरे प्रेजेंट की बात को पास्ट में लिखना चाहते हो, जब फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो सेकंड फॉर्म लगा दो, जहां आपने इजमार लगा रहा वो स्वर लगा दो। इसमें कौन से आपको टेंसेस के जो स्पेसिफिक रूल्स, ग्रामर के रूल्स होते हैं वो समझने की जरूरत कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप समझना कि अभी हम कुछ सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे, कहां फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कहां सेकंड फॉर्म आ रही है, कहां थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं हम लोग, कहां आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, अभी आपको चुटकियों में मैं सिखा दूंगा, राइट। तो गेट रेडी। देखो जो आपके सामने पहले मैंने क्या लिखा, एक्टिव वर्ब, और मैंने इसको नीचे लिखा कि जो सब्जेक्ट होता है डज द एक्शन ऑफ द वर्ब। जब उस वर्ब के एक्शन को सब्जेक्ट करता है तो समझ लेना कोई एक्टिव वर्ब है, यानी सब्जेक्ट उस काम को कर रहा तो वहां एक्टिव वर्ब लेनी पड़ेगी, वहां पैसिव मत ले लेना। और जहां पैसिव लेनी है भैया वहां एक्टिव मत ले लेना, बहुत खराब सेंटेंस बनेगा, राइट। ये छोटी छोटी बातें बेसिक सिखा रहा हूं, लास्ट क्लास है बेसिक, उसके बाद सीधा पैराग्राफ राइटिंग पे चलेंगे हम लोग, राइट। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट, वो एक्टिव वो इसका निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा इस बात का, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस और यस 30 क्लास से सीखते आ रहे हो ना आप, ही शी के साथ में एस और यस, वो वाला नहीं है। फर्स्ट फॉर्म, पहली बात दिमाग में बिठाओ कि वो हमेशा एक्टिव इसका निर्माण करेगी, यानी उसका सब्जेक्ट उसको परफॉर्म करेगा। दूसरी बात आप बिठाओ कि मोटे रूप से जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना वो आदत संबंधी बातें कर, ऐसे एक्शन को बताती जो बार बार रिपीट होता है, ये दिमाग में बिठा हुआ। कैसे सर? जैसे एक सेंटेंस है वी सेलिब्रेट, मान लीजिए वी सेलिब्रेट, मैंने आगे छोड़ दिया, इसका ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, हम मनाते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म है समझो, उसका कैरेक्टर समझने की कोशिश करो, रूल नहीं समझना में, वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द रूल, नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ वर्ब फर्स्ट, प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं इसको। तो हम मनाते हैं, जब हम बोलते हैं हम मनाते हैं तो इससे हमारे 3 मतलब होते हैं कि हमने पास्ट में भी मनाया, हम अभी भी मनाते हैं, और हम प्रोबेबली फ्यूचर में भी उस काम को करेंगे। जैसे हमने कहा कि वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, हम हर साल दिवाली मनाते हैं। इसका मतलब दैट मीन्स हमने पिछली बार भी मनाया, इस बार भी मनाएंगे, नेक्स्ट टाइम भी मनाएंगे। तो 2 बातें समझनी, जब भी किसी वाक्य में आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, हाँ ना, हालांकि मैं यहां पे वो बात नहीं करूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये एप्लीकेशंस होते हैं, ये यूज होते हैं, वो छोड़ो, वो ग्रामर की बातें हैं, उस पर नहीं जाएंगे सर। हम सीधी बात करेंगे कि अगर हमें कोई ऐसी बात लिखनी है जिसमें आदत है, आदत का मतलब वो काम बार बार रिपीट होता है, वर्तमान में भी रिपीट होता है, पहले भी हुआ, अभी भी हुआ, आगे भी होगा, उस काम को एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? जैसे कि वी सेलिब्रेट, आगे एट द एनुअल फंक्शन एवरी ईयर, हम हर साल क्या करते हैं, एनुअल फंक्शन मनाते हैं। आई सेलिब्रेट, मैं मनाता हूं, राइट। आगे आप ऑब्जेक्ट दे दें। एक वाक्य लिखा हुआ है यहां पे कि द कंपनी मैन्युफैक्चर्स, अब एस क्यों लगा सब जानते हो, कंपनी सिंगुलर है तो उसका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कैरेक्टर, वो नेचर से प्लूरल होती है, हाँ ना, तो आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जैसे उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उस वर्ब को सिंगुलर करना पड़ता है, तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगा दे तो वो सिंगुलर हो जाती है ना। तो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में उस वर्ब की कंपैटिबिलिटी बैठ जाती है। तो हमने कहा द कंपनी मैन्युफैक्चर्स, कि जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है। अब देखो मैन्युफैक्चर्स, यहां समझना कि पहले भी मैन्युफैक्चर किया, अभी भी करती है, फ्यूचर में भी करेगी, आगे कुछ भी लगा दो ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने कहा द कंपनी मैन्युफैक्चर्स, है ना, शूज, कंपनी क्या करती है, शूज मैन्युफैक्चर करती है। क्लियर है? समझने की बात इतनी सी कि हम फर्स्ट फॉर्म लगा दे तो हमारा मतलब क्या होता है फर्स्ट फॉर्म लगाने का, राइट। जैसे हम अगला सेंटेंस निकालोगे, पार्लियामेंट मैक्स, पार्लियामेंट बनाती है, अब क्या बनाती है, पार्लियामेंट मैक्स रूल्स, पार्लियामेंट मैक्स लॉज, पार्लियामेंट लॉज बनाती है। तो पहले भी बनाती थी, आज भी बनाती है, फ्यूचर में भी बनाएगी। तो पॉइंट जो आपको समझने का ना, क्रक्स, जिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर,
जिस्ट का मतलब GIST, जिस्ट, जिस्ट का मतलब होता है मैन, किसी भी चीज के मुद्दा, जो क्रक्स होता है ना वो। तो इस फर्स्ट फॉर्म का जो जिस्ट है ना वो ये है कि जब आप रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो आपका जो सब्जेक्ट उस काम को रिपीटेडली करता है, बार बार करता है, तो फर्स्ट फॉर्म लगाइए। नहीं करता है तो डज और डू और डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? जैसे आपने कहा कि वी डू नॉट बिलीव इन, हम विश्वास नहीं करते हैं किसमें, जिसमें भी आगे लगा तो वी डू नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशंस, हम अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते। वी डू नॉट बिलीव इन गॉड्स, हम भूतों में विश्वास नहीं करते। वी डू नॉट बिलीव इन डिसऑनेस्टी, हम बेईमानी में विश्वास नहीं करते। तो डू नॉट बिलीव, नहीं करते। आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ा था। आई डू नॉट टीच कोई भी चीज, आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ा था। और सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं, हम डज नॉट लगा लेते हैं। जैसे वी यू डू नॉट यूज, आप यूज नहीं करते। जैसे कि मैंने कि दिस पेन डज नॉट वर्क, ये पेन वर्क नहीं करता। तो एक छोटी सी बात दिमाग में बिठाओ कि जब भी कोई सब्जेक्ट किसी काम को रिपीटेडली करता है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस और एस लगाना। सब्जेक्ट काम नहीं करता है ना, जैसे कि माई फादर डज नॉट सपोर्ट, ओके, और आपने आगे कुछ बोल दिया जिसका वो सपोर्ट नहीं करते। माई मदर डज नॉट सपोर्ट, द गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट, गवर्नमेंट सिंगुलर हो गया। तो पॉइंट ये है कि फर्स्ट फॉर्म और डू डज का इस्तेमाल कब करें वाक्य में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी काम रिपीट कर रहा है, आपका सब्जेक्ट इस काम को करता है, तो आप फर्स्ट फॉर्म से उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके नीचे, अब फर्स्ट फॉर्म की जगह मान लो सब्जेक्ट ने कोई काम पास्ट में किया। 4 दिन पहले मैं आपसे मिला, पिछले सप्ताह मैंने क्लासेस स्टार्ट करी, है ना। जैसे मैंने कहा कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने वो फार्मर्स लॉ वापस ले लिए, तो ये सब पास्ट की घटनाएं हैं। तो पास्ट में कोई सी भी घटना घटित हो गई, उसको एक्सप्रेस करने का सबसे बढ़िया तरीका है सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना, है ना। हालांकि वॉज वर्ब भी आता है, हैड थर्ड फॉर्म भी आती है, वो आगे सिखाऊंगा मैं आपको। अब बारीकियां आगे चलेगी, हमें पहले स्ट्रक्चर्स तैयार करने हैं, बेसिक, है ना। मोटे रूप से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तो समझ में आए। तो यहां पे हमने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगानी, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। आपके सब्जेक्ट ने कोई भी काम पास्ट में किया, तो जो आप वर्ब लगा रहे हो फर्स्ट, सेकंड कर दो यार उसको, और क्या फर्क पड़ता है ना। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो यहाँ पे जो गॉट लगाया है ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है कि भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की। या यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड, मेरे कॉलेज ने आयोजन किया। किसका जो लगा दो यहाँ पे, जो भी आप, मैं पूरा सेंटेंस लिखा नहीं मैंने, चलो वर्ब पे फोकस करेंगे। आपने बोला लास्ट वीक माई कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड, यस, और आपने लिया अ टूर्नामेंट। माई कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड अ डिबेट ऑन, किसी विषय पर आपने डिबेट करवा दी। यस, माई स्कूल ऑर्गेनाइज द एनुअल फंक्शन। इज दैट क्लियर? तो ऑर्गेनाइज्ड सेकंड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। क्यों यहां पे रूल सीखें, कौन सा टेंस है, कौन ना, नो, वी डू नॉट नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ टेंस हियर। हमें केवल इतना सा करना है, केवल आदत बदलनी कि फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट की बात है, पास्ट में कोई काम हो गया तो वी हैव टू अप्लाई सेकंड फॉर्म, दैट्स इट। क्या करना है इसमें, कुछ भी तो नहीं करना है। आगे लिखें, जैसे हमने कहा कि द यूपीएससी कंडक्टेड, यूपीएससी ने कंडक्ट किया, कंडक्ट आयोजन किया, आप कुछ भी लगा दीजिए। यूपीएससी कंडक्टेड, मान लीजिए आपने कोई भी एग्जाम, तो कंडक्टेड में क्यों लगाया, अब कंडक्ट्स लगा देता हूं, तो ये क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। जैसे कि यूपीएससी कंडक्ट्स आईएएस एग्जाम्स, एग्जामिनेशंस, तो यूपीएससी क्या करती है, आईएएस की एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है फर्स्ट फॉर्म। आरपीएससी कंडक्ट करती है फर्स्ट फॉर्म, आरपीएससी ने कंडक्ट किया, तो कंडक्ट के जब कंडक्टिविटी तो बोलना है, कौन सा सेंटेंस का पैटर्न बदलना है, नो, सेंटेंस का पैटर्न थोड़ी बदला है, बस वर्ब की फॉर्म बदली, दैट्स इट। हमने लिखा है यहां पे सेंटेंस द टीचर लेक्चर्ड ऑन। देखो आपने कहा टीचर ने लेक्चर दिया ऑन, किसी भी विषय पर, द टीचर लेक्चर्ड ऑन, मान लीजिए इन्फ्लेशन, कि जो टीचर है उन्होंने लेक्चर दिया किस पे, इन्फ्लेशन, महंगाई पे। तो लेक्चर देते हैं तो फर्स्ट फॉर्म, दिया सेकंड फॉर्म, नहीं दिया डिड नॉट, नहीं देता है डू नॉट डज नॉट, मैं नहीं जाता आई डू नॉट गो,
आप नहीं जाते, यू डू नॉट गो। हम नहीं गए, वी डिड नॉट गो। तो कितना आसान है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। जहां डू नॉट लगा रहे हो मेरे भाई, वहां डिड नॉट लगा दो। डू नॉट प्रेजेंट की बात करता है, डिड नॉट पास्ट की बात करता है, हाँ ना। एक वर्ड आपको मैंने और लगा दिया यहाँ पे डिड नॉट के साथ में, देखो एक वर्ड मैंने लगा दिया कुड नॉट। क्यों लगाया, इसको मैं हल्का सा समझा देता हूं, क्योंकि आपके काम की चीजें आगे काम में आएगी। हम जब डिड नॉट बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, जब डिड नॉट बोलते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, राइट। तो हमारा अभिप्राय होता है कि उस काम को हमने नहीं किया। जैसे कि सब्जेक्ट उस काम को नहीं किया, ये एक्टिव वॉइस चल रहा है, सब्जेक्ट ने उस काम को नहीं किया। जैसे कि हमारे कॉलेज ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, आवर कॉलेज डिड नॉट ऑर्गेनाइज, और डिड लगा दिया तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि डिड एक पास्ट फॉर्म है। तो आपने एक सेंटेंस को एक जगह से पास्ट कर दिया, तो उसकी वर्ब को सेकंड करके उसको दो जगह से पास्ट नहीं करेंगे। एक सेंटेंस को आपने एक जगह से पास्ट कर दिया, मालूम पड़ गया पास्ट की बात कर रहे हो आप। हाँ, अगर मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि आई डिड नॉट अटेंड, तो यहीं पता पड़ गया सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, कि आप पास्ट का रेफरेंस ले रखा आपने। अगर यहाँ पे टू लगा दो तो प्रेजेंट का रेफरेंस आ जाएगा। तो पॉइंट ये है कि डिड नॉट और कुड नॉट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इतना सा है, कोई भी काम आपने नहीं किया, सब्जेक्ट ने उस काम को नहीं किया तो डिड नॉट, और सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर पाया। कर पाया का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब सब्जेक्ट उस काम को करना तो चाहता था। जैसे मैंने कहा यार सॉरी मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया, इसका मतलब मैं आना तो चाहता, आई वॉन्टेड टू कम, बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, है ना, आई डिड नॉट नहीं, आई कुड नॉट। इतना सा डिफरेंस याद रखो। ये चीजें जो छोटी छोटी बता रहा हूं, ये आगे हमको जब हम लिखेंगे ना, पैराग्राफ लिखेंगे या कुछ भी चीज लिखेंगे, उसमें बहुत मैटर करेंगी। यस, तो मैंने कहा कि यार मैं नहीं गया, आई डिड नॉट, और मैं नहीं जा पाया, आई कुड नॉट। हम नहीं गए, वी डिड नॉट गो, हम नहीं जा पाए, वी कुड नॉट गो। बस इतना सा डिफरेंस रखो, दोनों के साथ में फर्स्ट फॉर्म लेनी है, राइट। तो डू हो, डस हो, डिड हो, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है अगली जो है। तो आगे देखो, आई डिड नॉट, आवर टीम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन। जैसे आपने कहा हमारी टीम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अगर पार्टिसिपेट किया तो सेकंड फॉर्म लगा दो, आवर टीम पार्टिसिपेटेड इन, आगे आप कुछ भी लगा दो जिसमें पार्टिसिपेट किया। और हमारी टीम ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आवर टीम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन। अपना सेंटेंस मुकम्मल करें, कंप्लीट करें। आगे देखो, द कोर्ट डिड नॉट कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब किसी को दोष सिद्ध कर देना। तो मैंने कहा द कोर्ट डिड नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड। कोर्ट ने उस अक्यूज्ड को, उस आरोपी को कन्विक्ट नहीं किया, यानी दोष सिद्ध नहीं किया। यस, तो नहीं किया डिड नॉट, नहीं कर पाई तो कुड नॉट। जैसे कि सेंटेंस में देखो, वी डिड नॉट डिस्कवर, हमने डिस्कवर नहीं किया, वी डिड नॉट डिस्कवर दिस, हमने तो उसको डिस्कवर नहीं किया। लेकिन आगे देखो आप सेंटेंस, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, बट आई कुड नॉट गो टू, लेकिन मैं वहां जा नहीं पाया। तो डिफरेंस केवल इतना सा कि आपने लिख दिया मैं चाहता तो था, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू। मान लीजिए मैं आपकी मदद करना तो चाहता था, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, आई डिड वॉन्ट टू हेल्प यू, बट सॉरी यार कर नहीं पाया, आई कुडंट मेक इट। मैं जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो, लेकिन मैं जा नहीं पाया, आई कुडंट गो। तो डिड नॉट और कुड नॉट में एक डिफरेंस है। डिड नॉट एक यूं बताता कि आप गए नहीं, हो सकता आप विलिंगली नहीं गए, उस काम को आपके सब्जेक्ट ने विलिंगली नहीं किया। कुड नॉट ये बताता है कि उस काम को आप नहीं कर पाए, इसका मतलब करना तो चाहते थे। इतना सा सब बेसिक समझ लो, कुछ नहीं है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ कि वी रिटायर्ड, वी ट्राइड आवर बेस्ट, हमने अपना सर्वोत्तम किया, वी ट्राइड आवर बेस्ट, बट वी कुड नॉट टैकल, आगे मन लगा दे, वी कुड नॉट टैकल द सिचुएशन, हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। वी ट्राइड वेरी हार्ड, या आई ट्राइड वेरी हार्ड, बट आई कुड नॉट क्रैक RPSE, या आई कुड नॉट क्रैक RAS, यार मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं RAS क्रैक नहीं कर पाया। तो करना तो चाहते थे। तो यहां तक आपने क्या देखा, इस यहां तक आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म का कैरेक्टर क्या है, रिपीटिशन को बताती है। डू नॉट, डज नॉट क्या बताते हैं, मना करते कि ऐसा नहीं करता सब्जेक्ट। डिड नॉट का जो कैरेक्टर है वो पहला कैरेक्टर ये है कि कोई भी काम पास्ट में हुआ तो उसको हम लोग, सॉरी सेकंड फॉर्म का, आई एम सॉरी,
सेकंड फॉर्म का कैरेक्टर क्या है कि जो पास्ट में काम हुआ है उसको हम सेकंड फॉर्म से एक्सप्रेस करेंगे। सब्जेक्ट ने पास्ट में काम नहीं किया तो हम डिड नॉट से एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है? और कुड नॉट भी लगा सकते हैं पास्ट के अंदर जब सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर पाया। और समझना ध्यान से, ये सब एक्टिव वॉइस है। सब्जेक्ट काम को करता है, सब्जेक्ट ने काम किया, सब्जेक्ट काम नहीं करता है, सब्जेक्ट काम सर ने काम नहीं किया। तो देखो आप सारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है ना? हम समझ रहे हैं एक्टिव वॉइस को पहले। ठीक है, चलते हैं इसके आगे। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखो, आपके सामने एक छोटा सा मॉडल लेना चाहता हूं मैं। अच्छा मॉडल है। प्रेजेंट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्लियर? अमन ने सीखा। पास्ट की भी तो हैबिट होती है कि पहले इस काम को मैं करता था, बोलते हैं हम लोग। 4 साल पहले मैं ऐसा करता था, या प्राचीन काल में लोग ऐसा करते थे। हाँ, सेकंड, इसका मतलब क्या है कि पास्ट की हैबिट भी तो होती है। तो वैसे सेकंड फॉर्म लगाने से पास्ट की हैबिट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा आप एक मॉडल सीख लें। कौन सा? यूज्ड टू। पास्ट में जब भी आपका सब्जेक्ट कोई काम किया करता था, तो हालांकि सेकंड फॉर्म से बात हो सकती है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा रहेगा हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करें। ठीक है, ज्यादा बेटर। जैसे मैं पहले जाता था यार, मैं ऐसा पहले किया करता था, आई यूज्ड टू, क्या बोला, और आगे फर्स्ट फॉर्म। आसान रहेगी फर्स्ट फॉर्म लगाना। जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज एट स्कूल, मैं फुटबॉल खेलता था रोज, अब नहीं खेलता। देखो पास्ट की हैबिट, अगर अभी भी खेलता हूं तो फर्स्ट फॉर्म बोलूंगा, आई स्टिल प्ले। लेकिन मैंने कहा नहीं, व्हेन आई वाज एट स्कूल आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। पहले लोग ऐसा विश्वास करते थे, अब नहीं करते, पहले करते थे। पीपल यूज्ड टू बिलीव। आसान हो जाता है सेंटेंस, है ना? तो आपके दिमाग में अगला कॉन्सेप्ट जाना चाहिए कि जब हम प्रेजेंट की आदतें डिस्कस करते हैं या प्रेजेंट की आदत के बारे में कुछ लिखना है, तो हम फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। पास्ट की आदत के बारे में लिखना चाहते हैं तो हम सेकंड लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म लग सकती है। लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि हम यूज्ड टू का इस्तेमाल कर लें। और सेकंड फॉर्म को कहां इस्तेमाल करें? जहां पास्ट में कोई घटना एक बार घटित हो गई, दैट्स इट, सेकंड फॉर्म। पास्ट में घटना बार बार घटित हुई, इसका मतलब यूज्ड टू। राइट? अब देखो एक आध सेंटेंस पढ़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हेन आई वाज एट स्कूल आई यूज्ड टू प्ले, है ना? जब मैं स्कूल में था, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था। जैसे लिखा कि यहाँ पे लिखा हुआ कि अर्लियर माई फैमिली यूज्ड टू लिव इन, पहले मेरी फैमिली रहा करती थी इन जयपुर या इन उदयपुर, मान लीजिए कुछ भी। अर्लियर माई फैमिली यूज्ड टू, राइट? एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखो, इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू बिलीव इन, कि प्राचीन भारत के अंदर, प्राचीन समय में लोग विश्वास किया करते थे, है ना? पीपल यूज्ड टू बिलीव इन विचक्राफ्ट, जादू टोने में विश्वास, हालांकि अभी भी करते हैं लेकिन उस जमाने में ज्यादा करते थे। तो जब भी पास्ट के को आपको हैबिट एक्सप्रेस करनी, कितनी आसानी से बात समझ में आ रही है कि हम यूज्ड टू लगा लेंगे, कोई झंझट ही नहीं है सेकंड फॉर्म का। कई बार ऐसा होता है कि आप अटक जाते हो सेकंड फॉर्म के अंदर, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, कोई उसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा, डोंट वरी। तो हमने क्या सीखा कि पास्ट के अंदर जो भी काम आप करते थे अब नहीं करते, यू नो लॉन्गर डू दैट ना, पहले करते थे। तो सब्जेक्ट यूज्ड टू, हमारा सब्जेक्ट काम को हम एक्टिव वॉइस समझ रहे हैं, वी आर ट्राई टू गेट एक्टिव वॉइस। तो सब्जेक्ट काम पहले किया करता था, सब्जेक्ट यूज्ड टू जो भी आपका काम है। कितनी बहुत आसान है इंग्लिश। मैं आपको कह रहा हूं कि एक बार रिदम पकड़ में आना चाहिए और कुछ नहीं है। वंस यू कैच द रिदम, एक बार आपने सेंटेंस बनाने का रिदम पकड़ लिया ना, फिर आपको पेन को कोई रोक नहीं पाएगा। फिर तो केवल शुद्धिकरण पे काम करेंगे, है ना? जैसे होता ना, एक बार आपको जब डांस करने में एक बार वो रिदम पकड़ में आ जाता है, आपकी बॉडी उस रिदम के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देती है, तो फिर आपके स्टेप जो आप डांस में करते हैं उसमें इंप्रूवमेंट लाना होता है, थोड़ी सी डेलिकेसी आ जाए, थोड़ी सी लचक आ जाए, वही तो है। और वही आर्ट है ये भी, और तो क्या है। लेकिन एक बार जो स्ट्रक्चर तो खड़ा करें हम, तो स्ट्रक्चर भी काम कर रहे हैं। तो मैं करता था पहले यार, आई यूज्ड टू, है ना? जब वो डांस करता था पहले, ही यूज्ड टू डांस व्हेन ही वाज एट स्कूल। फिर हमने लिखा इन एक्शन। अब देखो, अगर यूज्ड टू को भी नेगेटिव बनाए तो आदत पास्ट की नेगेटिव भी तो हो सकती, मैं तो नहीं करता था। तो हालांकि यूज्ड टू एक मॉडल है और यूज्ड के साथ में नॉट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आई यूज्ड नॉट टू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट सेंटेंस है, ग्रामेटिकल।
जैसे कि आई यूज नॉट टू, आई यूज नॉट टू। लेकिन जो ज्यादा चलन में है ना, वो है डिड नॉट यूज टू का इस्तेमाल करना, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि मैंने डिड का इस्तेमाल कर लिया यहां पे, तो मैं सेकंड फॉर्म नहीं लगा रहा। देखो अब यहां पे जो यूज है ये मॉडल नहीं रहा, क्योंकि मॉडल कभी अपनी फॉर्म नहीं बदलता। यस, मॉडल अपनी उसी में रहता। कैन ही रहता, वो कुड नहीं बन जाता। कुड एक अलग मॉडल है। कई लोग कहते हैं साहब कैन का पास्ट कुड हो जाता, फॉर्म बदल लेता। नहीं सर, वो कुड का अपना एक यूज है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जब पास्ट की कोई नेगेटिव सेंटेंस बोले कि मैं पहले ऐसा नहीं करता था, पहले मैं ऐसा नहीं करता था, अब करता हूं। तो पहले करता था तो आई यूज टू, और नहीं करता था तो आई यूज नॉट टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा अगर हम बोले आई डिडंट यूज टू, और फर्स्ट फॉर्म मैं पहले ऐसा नहीं सोचता था, आई डिडंट यूज टू थिंक। पहले लोग ऐसा नहीं करते थे, पीपल डिडंट यूज टू, है ना। पहले लोग मोबाइल सेलफोन से इतने चिपक के नहीं रहते थे, तो पीपल डिडंट यूज टू स्टे ग्लूड टू द सेलफोन्स। स्टे ग्लूड का मतलब चिपके रहना, लेकिन अब करते हैं, पीपल स्टे ग्लूड टू सेलफोन्स। तो नहीं किया करता था तो डिड नॉट यूज टू, किया करता था यूज टू। कितनी आसानी से बात समझ में आ रही है, राइट। आगे चलते हैं। तो यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। जैसे कि आई डिड नॉट यूज टू बंक द क्लास व्हेन आई वाज एट कॉलेज। जब मैं कॉलेज में था तो मैं क्लास बंक नहीं किया करता था, और किया करता था तो आई यूज टू बंक, डिडंट यूज टू बंक। क्लियर। तो हमने फर्स्ट फॉर्म को समझा। फर्स्ट फॉर्म कहती है कि रिपीटिशन होता है प्रेजेंट में, कोई काम हुआ, पहले भी हुआ, आज भी होता है, फ्यूचर में भी होगा। रिपीटिशन अगर हो रहा है तो दैट इज फर्स्ट फॉर्म। कोई काम पास्ट में घटित हो गया, दैट इज सेकंड फॉर्म। पास्ट में घटित नहीं हुआ, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में आपका सब्जेक्ट काम को नहीं कर पाया, कुड नॉट। पास्ट में आपका सब्जेक्ट पहले कोई काम किया करता था, यूज टू। नहीं किया करता था, डिडंट यूज टू। कितनी आसानी से बात समझ में आ गई, क्लियर यहां तक। अब चलते हैं विल की तरफ। फ्यूचर, देखो ऐसा है, वाक्य में फ्यूचर का रेफरेंस कई तरह से दिया जाता है। विल भी आता है, इजमार भी आते हैं, फर्स्ट फॉर्म से भी फ्यूचर आता है, इजमार अबाउट टू से भी फ्यूचर आता है, गोइंग टू से भी फ्यूचर आता है। तो फ्यूचर एक्सप्रेस करने के इंग्लिश में क्या बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर सेवरल वेज। लेकिन क्योंकि अभी हम सारे तरीकों पे नहीं जाएंगे, वो धीरे धीरे अकेजनली हमारे सामने आते रहेंगे, हम उनको सीखते रहेंगे। लेकिन फ्यूचर के लिए एक सिंपल सा वर्ड लगाना शुरू करते हैं, विल, और विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो कोई भी काम आपका सब्जेक्ट फ्यूचर में करेगा, जैसे कि सरकार ऐसा कानून बनाएगी, तो द गवर्नमेंट विल मेक, आगे जो आपको बोलना है, हमारा विद्यालय ऑर्गेनाइज करेगा, अ स्कूल विल ऑर्गेनाइज। यह सब्जेक्ट हमारा स्कूल है, विल ऑर्गेनाइज करेगा, विल करता है, ऑर्गेनाइजेस, हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया, अ स्कूल ऑर्गेनाइज्ड। हमारा स्कूल पहले ऑर्गेनाइज किया करता था, अ स्कूल यूज्ड टू ऑर्गेनाइज। कितनी आसानी से बात समझ में आ रही है, हाँ ना। खेल तो छोटे छोटे वाक्य, स्टार्टिंग आपकी यहां से होनी चाहिए। केवल मैं देखता हूं कि जो RAS को एस्पिरेंट्स होते हैं वो ग्रामर के पीछे लगे रहते हैं, और जब पार्ट बी और पार्ट सी की बारी आती है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस 5-10 एसेस पकड़ा दिए जाते हैं, ये एसेस कर लो, हाँ ना। लेकिन जब वो लिखने के लिए बैठते हैं, सर फेल। इसलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूं कि थोड़ी सी बेसिक समय दे लो एक बार, इसको कुछ भी नहीं है इंग्लिश। एक बार सेंटेंस का रिदम पकड़ में आ गया, बस नथिंग, आपका एक बार पेन चलना चाहिए बस। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल बेसिक से उठाया जाए एक बार, फिर हम आगे करेंगे। चलिए, तो आई थिंक आप समझ में आ गया। अब विल जो है, अगर नेगेटिव बोलना, जैसे सेंटेंस पढ़ लेते, द कोर्ट विल ओपन ऑन, जो कोर्ट विल ओपन, कोर्ट खुलेगा ऑन मंडे, लिख लिया आपने, क्या दिक्कत है। द अपेक्स कोर्ट विल प्रोनाउंस द जजमेंट ऑन, अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट विल प्रोनाउंस द जजमेंट ऑन, कि जो अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अपना निर्णय सुनाएगा कब, आपने बोल दिया, द अपेक्स कोर्ट विल प्रोनाउंस। अपेक्स कोर्ट प्रोनाउंस करता है तो प्रोनाउंसेस, अपेक्स कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, प्रोनाउंस्ड, नहीं किया, डिड नॉट प्रोनाउंस। पहले किया करता था, यूज्ड टू प्रोनाउंस, ठीक है। द गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर,
जो सरकार है वो एक बिल इंट्रोड्यूस करेगी, विल इंट्रोड्यूस, ठीक है। इंट्रोड्यूस पहले किया था, इंट्रोड्यूस्ड किया करती थी, यूज टू इंट्रोड्यूस। ऐसा सेंटेंस को थोड़ा जंपिंग किया करो, कुछ नहीं, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी फॉर्म पे कमांड होनी चाहिए बस, नथिंग एल्स, राइट। और विल के साथ में जब नेगेटिव बनाते तो या तो वांट, या इनफॉर्मल है, राइटिंग में थोड़ा वांट इस्तेमाल ना करें, राइटिंग में आप विल नॉट इस्तेमाल करें, ज्यादा बेटर है। स्पोकन में हम वांट बोलते हैं कि सब्जेक्ट काम को नहीं करेगा, सब्जेक्ट वांट, जो भी आपको काम बोला, फर्स्ट फॉर्म। जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो ये कंट्रैक्टेड फॉर्म्स होती है ना, ये कंट्रैक्टेड फॉर्म्स या रेड्यूस्ड फॉर्म इनको हम कहते हैं, ये स्पोकन का पार्ट है। राइटिंग में थोड़ा इनको इनफॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, तो इनफॉर्मल जो चीजें हैं, स्पोकन की जो चीजें हैं, वो थोड़ा सा वहां नहीं दिखनी चाहिए, राइट। तो आप विल नॉट का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने डोंट लिखा है तो आप थोड़ा सा डू नॉट का इस्तेमाल करें, डिडंट लिखा हुआ तो डिड नॉट का इस्तेमाल करें, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान, और आगे हम सीखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखो अगला जो पॉइंट है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इज, एम, आर और आईएनजी। क्या कैरेक्टर इसका, क्या बोलना चाहता है इज, एम, आर, आईएनजी। यूजुअली आगे मैं आपको सिखा दूंगा इज, एम, आर प्लस जो वर्ब में आईएनजी आते हैं उसके 5 यूज होते हैं बेसिकली इंग्लिश में, उसमें से एक यूज आज सीखेंगे। कोई भी काम स्टार्ट हो चुका है, इज, एम, आर, आईएनजी का मतलब क्या हो गया, देखो सिंपल सी बात है, कोई काम स्टार्ट हुआ, अब स्टार्ट तो पास्ट में होगा सर, और वो काम अभी भी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और एंड यानी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब कोई भी काम स्टार्ट हो चुका लेकिन कंप्लीशन पे नहीं है, मिडल में है, यानी कि कुछ हो चुका, कुछ होना बाकी है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है उसको हम कहते हैं इज, एम, आर प्लस जो वर्ब है आपकी उसमें आईएनजी लगाना। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं कुछ पढ़ा चुका हूं, कुछ पढ़ाना बाकी है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई टीच नहीं, आई एम टीचिंग यू, राइट। टीच अलग बेटर है, टीच का मतलब तो क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म का आदत एक्सप्रेस करता, मैं पढ़ाता हूं, ठीक। इस समय मैं कब पढ़ा रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। और इस एम कोड अगर पास्ट में ले जाऊंगा, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। तो इतना सा समझना है, द स्टेट गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग अ बिल, कि राजस्थान सरकार या जो राज्य सरकार, अब राजस्थान कहूं तो राजस्थान निकल जाता है मुंह से, तो राज्य सरकार इज इंट्रोड्यूसिंग अ बिल, आगे कुछ भी, राजस्थान सरकार, राज्य सरकार क्या कर रही है, एक बिल, एक विधेयक इंट्रोड्यूस कर रही है। यस, इसका मतलब स्टार्टिंग हो चुकी, कर रही है, राइट। तो आप इतना सा समझो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये लीजिए, मैं कुछ और सेंटेंसेस आपके सामने ले लेता हूं। द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ग्रोइंग फास्टर डे बाय डे। जो पर्यावरण प्रदूषण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब एक्शन इज ऑन। खत्म कहानी इसकी तो। यस, फिर मैंने कहा द पुलिस वर ट्राइंग टू डिटेन द कल्परिट, कर रही थी, ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रही थी, डिटेन, डिटेन मींस पकड़ने की, किसको पकड़ने की, कल्परिट को, कोशिश कर रही थी। तो कोई भी काम सब्जेक्ट कर रहा है, हमारा देश ऐसा कर रहा है, आवर कंट्री इज डूइंग सो एंड सो, आप ऐसा कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएएस, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियरी। या सिंपल कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट अगर काम कर रहा है, इज, एम, आर, आगे जो भी आप काम ले उसमें आईएनजी लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। कर रहा था, इज, एम, आर, जब भी इज, एम, आर को पास्ट में लो तो वॉज पर लगा दो, खत्म कहानी, ठीक है। अब देखो यहां पर एक छोटी सी ये आपको मैं सिखाना चाहूंगा, है ना, हैज, हैव, बीन, आईएनजी और पास्ट कनेक्टिंग टाइम, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। हालांकि सबको आता है ये, लेकिन फिर भी इसका ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि ये गलती अगर आपसे होती है ना पैराग्राफ राइटिंग में, तो आपका एग्जामिनर इसको गोला बना देगा। देखो क्या होता है, जब मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तो ठीक है सर, आई एम टीचिंग, लेकिन मैंने कहा कि मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो ये 7 बजे पास्ट का टाइम है, इसको मैंने करेक्ट कर दिया और मैंने ये कह दिया कि इस काम को मैं इस पर्टिकुलर समय से पढ़ा रहा हूं। तो वहां कुछ नहीं करना है, इज, एम, आर का इस्तेमाल नहीं करना, बस वहां हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं करना इसके अलावा। यानी जो वर्ब आईएनजी हो तो आईएनजी में रहेगी। तो इंग्लिश का रूल है कि जब
पास्ट कनेक्ट कर दिया जाता है किसी सेंटेंस के साथ में और काम अभी भी चल रहा हो तो उसको इज़मार की जगह पे हम हैज बीन हैव बीन से लिखते हैं, बोलते हैं। कैसे? आई हैव बीन अवेटिंग माई टर्न सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से ही, सिंस मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग तो पास्ट है भाई, वो तो गुजर गई मॉर्निंग, तो मैं सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं। अगर मैं इसमें से सिंस मॉर्निंग हटा दूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम वेटिंग। सुबह से कर रहा हूं तो आई एम वेटिंग सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस अगर आप लिखोगे तो सर आपका एग्जामिनर आपका उस सेंटेंस को गोला मार देगा, क्योंकि बहुत फंडामेंटल रूल है, तो आना चाहिए सबको, यू मस्ट नो दैट। ओके, तो आई हैव बीन अवेटिंग माई टर्न सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं। यस, इंडिया हैज बीन फेसिंग द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी सिंस इंडिपेंडेंस, भारत गरीबी का सामना आजादी से ही कर रहा है। अब तो मैं इसमें से सिंस इंडिपेंडेंस को रिमूव कर दूं तो फिर सर इज़मार आ जाएगा। इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। लेकिन मैंने जैसे जो दिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो इज है, उसको हटा के हमको क्या करना पड़ेगा? हैज बीन, हैव बीन, दैट्स इट। कुछ और क्या है? रॉकेट साइंस थोड़ी मेरे भाई, अंग्रेजी है ना, इंग्लिश कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी लैंग्वेज है ना। वो क्या है कि कॉन्सेप्चुअली हम रेडी नहीं होते हैं। स्कूल का जो मेथड होता है ट्रांसलेशन और ग्रामर का मेथड, वो हमको हमेशा अटका के रखता है। 12वीं क्लास तक लेटर के फॉर्मेट याद करके अनसीन पेजेस में लाइन मैच करके हम पास कर आते हैं। लेकिन यार यहाँ तो काम नहीं हो सकता ना, यहाँ तो आनी चाहिए। तो आनी है तो कॉन्सेप्ट सीख लो थोड़े थोड़े से, क्या दिक्कत है? जब इतने बड़े बड़े आप आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, छोटा सा एक्ट है, कितना उलझा हुआ एक्ट है, जब उसको आप समझ लेते हो, सीआरपीसी को समझ लेते हो, आईपीसी अगर देखा जाए तो इंडियन पिनल कोड, वो तो भाई आपके क्रिमिनल लॉ का रूट है। तो जब उस लेवल की चीजें आप समझ सकते हैं, यार ये क्या चीजें हैं, कुछ भी तो नहीं। आरएस की तैयारी करने वाले आप कितने, आरएस तो एक समंदर है भाई, हाँ ना। जब उसकी आप कंट्रोल कर रहे हो तो यार ये चीज क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग, छोटी छोटी चीजें, बस काम खत्म। आइए आगे चलते हैं। तो we all have been undergoing tremendous mental pressure since COVID-19 broke out. Yes, कि जब से COVID-19 broke out हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तब से हम लोग क्या कर रहे हैं? अंडरगोइंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। तो कब से गुजर रहे हैं? जब से COVID-19 ब्रोक आउट हुआ। अगर हम इसमें से सिंस COVID-19 को हटा दें तो आर लगा देंगे, वी आर अंडरगोइंग। कब से कर रहे हैं? सिंस COVID-19 ब्रोक आउट, तो आर की जगह हैव बीन, सिंपल का कॉन्सेप्ट। यस, तो आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हैज थर्ड फॉर्म, बेसिक ये है कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हैज जब कोई काम कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने कुछ लिखना शुरू किया, कुछ बनाना शुरू किया और मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, जैसे वो कंप्लीट हुआ वो थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। और थर्ड फॉर्म का सपोर्ट करने के लिए हैज आता है। जैसे मैंने लिख दिया है आई हैव रिटर्न, मैंने बता दिया है आई हैव टोल्ड, सरकार ने बना दिया है द गवर्नमेंट हैज मेड, कंपनी ने लॉन्च कर दिया है द कंपनी हैज लॉन्च्ड, है ना। पापा जी आ गए हैं, फादर हैज कम। तो कोई भी काम जो अभी घटित हुआ है, जिसका असर वर्तमान तक आ रहा है, नहीं उसको देख सकते हो अभी भी आपके यहां ऐसा हो गया है, उसको हम हैज थर्ड फॉर्म से एक्सप्रेस करते हैं, राइट। आगे और इसका आएंगे, एक आध सेंटेंस देख लेते हैं। कोविड-19 हैज चेंज्ड आवर लाइफ स्टाइल, बिल्कुल सही बात है। कोविड-19 ने हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है, बदल दिया है। अब हम थोड़ा सा ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति हो गए हैं। तो कोविड-19 हैज चेंज्ड आवर लाइफ स्टाइल। और देखो सेंटेंस, ऑल द पीपल इन द मीटिंग हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट हिम चेयरपर्सन, कि सभी लोग जो इस मीटिंग में थे उन्होंने उसको चेयरपर्सन अपॉइंट करने का निर्णय ले लिया है। हैव डन, समथिंग हैज बीन डन, कोई भी चीज हो गई, दैट्स इट, है ना। वी हैव नॉट येट ग्रोन अप एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, थोड़ा सा हेल्दी मोटा सेंटेंस ले लिया, आगे लेंगे ऐसा सेंटेंस कि अभी भी, येट का मतलब अभी भी हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में ग्रोन अप नहीं हो पाए हैं। सही बात, ये भी हम 100% कहाँ डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं, चलो वो अलग विषय है। समझने की बात यह कि हमने हैज थर्ड फॉर्म क्यों लगाया, क्योंकि काम हमारा कंप्लीट हो गया।
काम अगर हमारा कंप्लीट हो गया तो उस वक्त हम क्या लगाते हैं, हैज ए थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। काम पास्ट में कंप्लीट हुआ, सेकंड फॉर्म, अभी भी चल रहा है इज एम आर, किसी पर्टिकुलर समय से चल रहा है हैज बीन, हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी। क्लियर, पहले हुआ करता था यूज्ड टू। चलते हैं इसके आगे। चलिए दोस्तों, एक्टिव्स की कुछ और वर्ब्स लेते हैं, राइट, छोटा सा ना, ज़्यादा सही तो लग रहा है ना आप लोगों को, कुछ समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट तो ये भाई कि जो समझा रहा हूँ समझ में आना चाहिए, और मैं बिल्कुल बेसिक पे उतर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक पे। मैं सोच के नहीं पढ़ा रहा कि मैं RAS और RJS के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि मैं एक ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ जिसको इंग्लिश में केवल कुछ शब्द आते हैं, बाकी नहीं आता है, यहाँ से। और अगली जो क्लासेस के बाद में रहेगी, हाँ ना, उसके बाद में आप देखिएगा मैं थोड़ा सा सही लेवल पे चल लूँगा, राइट। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ही 2-3 मॉडल्स को और हम समझ लेते हैं, राइट, जिससे क्या कि मॉडल्स को हम धीरे धीरे समझते रहेंगे, लेकिन यहाँ से समझना शुरू कर देते हैं। शुड, हाँ ना, कोई भी काम करना ऐसा हमको करना चाहिए तो हम यूजली क्या लगाते हैं, शुड। हमको ऐसा करना चाहिए, वी शुड, हाँ ना। हमें पर्यावरण का क्या करना चाहिए, जो पोल्यूशन उसको कंट्रोल करना चाहिए, वी शुड कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, है ना। हमें अभ्यास करना चाहिए, वी शुड प्रैक्टिस, वी शुड प्रैक्टिस। और टू भी लगभग शुड के जैसा सेंस देता है, हालांकि डिफरेंस तो है, लेकिन वो डिफरेंस ग्रामर का है, उसको साइड में करेंगे। ऑट टू लगा सकते हैं जहां पे हम शुड लगा रहे हैं। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यस, तो ऑट टू मतलब वही चाहिए। अगला देखो, मस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग एडवाइस को बताता है, ऑब्लिगेशन को बताता है कि ऑब्लिगेशन मीन्स बाध्य, ऐसा करना ही है, वो ना करना ही चाहिए, यू मस्ट। जैसे कि आपको इंग्लिश पे कमांड करनी पड़ेगी भाई, यू मस्ट हैव अ कमांड ऑन इंग्लिश। ये सब सब्जेक्ट को काम करना चाहिए, मैं वापस एक्टिव इस पर आ रहा हूं, सब्जेक्ट को काम करना चाहिए। सब्जेक्ट शुड एक्शन, सब्जेक्ट ऑट टू एक्शन, सब्जेक्ट मस्ट एक्शन, और सब्जेक्ट हैज टू एक्शन और हैव टू एक्शन। हैज टू हैव टू का डिफरेंस आप जानते हैं, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, आई के लिए। तो इन चारों का लगभग सेंस इतना सा होता है कि सब्जेक्ट को ऐसा काम करना चाहिए, उसके लिए करना कंपलसरी हो गया है, नेसेसरी हो गया है, तो मस्ट और हैव टू का इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर है? यस। द गवर्नमेंट शुड मेक लॉज फॉर, जैसे हमने कहा कि सरकार को कानून बनानी चाहिए इस चीज के लिए, है ना। जैसे मैंने कहा कि द गवर्नमेंट शुड मेक लॉज फॉर, आपने आगे बोल दिया, जो भी आप, मैं पूरे सेंटेंस नहीं लिख के लाया, मैं छोटी छोटी बातें सीखेंगे, हाँ ना। जैसे आपने लिखा है वी ऑट टू कंट्रोल, हमें कंट्रोल करना चाहिए। वी ऑट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, वी ऑट टू कंट्रोल साउंड पोल्यूशन, वी ऑट टू कंट्रोल ईव टीजिंग्स, है ना, इंसिडेंट्स ऑफ ईव टीजिंग, है ना, छेड़छाड़ घटनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। वी ऑट टू कंट्रोल द इंसिडेंट्स ऑफ कास्टिज्म, हमें जो कास्टिज्म की घटनाएं हो रही है राजस्थान के अंदर, कास्ट के आधार पे आप किस आपने ना केवल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, बल्कि आप तो जान से मार रहे हो। आर्टिकल 15 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका खुलेआम आप क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। उल्लंघन क्या, तो देश के सुप्रीम लॉ को अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप सॉरी, आप यू आर नॉट अ पैट्रियोटिक पर्सन। केवल एक आप तिरंगा लेके घूम रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट इज अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का एक मीनिंग ये भी हो सकता है वी ऑट टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। हमारे देश के लॉ को हम फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वी ऑट टू कंट्रोल, we must control, we have to control the incidents of casteism, right। तो और हमने कहा कि the court has to admit the petition, कोर्ट को पिटीशन याचिका एडमिट करनी चाहिए। आगे बोलते हैं we have to raise our voice in favor of or against, जैसे हमने कहा कि हम सबको कास्टिज्म के खिलाफ, है ना, कम्युनलिज्म के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, है ना। वी ऑट टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट कास्टिज्म, इन फेवर ऑफ, जिसके फेवर में आप बोलना चाहते हो। यस, तो ऑट टू आप नेचर समझेंगे, ऑट टू, मस्ट, हैज टू, हैव टू। क्लियर है? एक पॉइंट जो आज का लास्ट, इस क्लास का लास्ट पॉइंट रहेगा, यस, उसके बाद में अगली जो क्लास रहेगी वो इसी में जोड़ूंगा, उस पार्ट को मैं, यस, एक ही जगह रखूंगा इस क्लास को, दोनों को मैं पैसिव वॉइस इसी क्लास में जोड़ेंगे। इसको समझो, शुड हैव, ऑट टू हैव और मस्ट हैव।
देखो शुड के साथ में हैव और इन तीनों के बाद में आपको थर्ड फॉर्म दिखेगी। ध्यानपूर्वक समझना, ये आप लोगों ने शायद कम इस्तेमाल किया क्योंकि टेंस का पार्ट नहीं है ये। हाँ, इसको टेंसेस में नहीं पढ़ा जाता है। यहां पर कोई भी वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म दिखेगी, अच्छा स्ट्रक्चर है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब भी हम ये सेंस क्रिएट करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए था, समझना ध्यान से, करना चाहिए, वर्तमान की या फ्यूचर की बात कर रहे हो तो ठीक है, शुड लगा दो, मस्ट लगा दो, और टू लगा दो। लेकिन पास्ट में कोई काम करना चाहिए था जो नहीं किया, वहां लगेगा शुड हैव थर्ड फॉर्म। ये पास्ट है। जैसे मैंने कहा कि आपको समय पर आना चाहिए था सर, आपने क्लास मिस कर दी, यू शुड हैव कम इन टाइम। आपको उसके खिलाफ बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन अगेंस्ट इट। आपको अपना तैयारी सही से करनी चाहिए थी। आप मान लीजिए आपने एग्जाम की तैयारी करी, आपने कहीं लापरवाही छोड़ दी, तो क्या बोलते हैं रिजल्ट आने के बाद में, आपको ऐसा करना चाहिए था। इसका मतलब जो शुड हैव, ऑट टू हैव और मस्ट हैव, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ ना, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे यू शुड हैव डन दिस जॉब इन टाइम, यू आर लेट। मैंने कहा आप तो लेट है। आपको एक काम समय पर करना चाहिए, नहीं चाहिए तो शुड लगाओ फर्स्ट फॉर्म, करना चाहिए शुड, करना चाहिए था शुड हैव। तो यू शुड हैव डन दिस जॉब इन टाइम, यू आर लेट। द गवर्नमेंट ऑट टू हैव कंट्रोल्ड फ्यूल प्राइसेस, कि सरकार को फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहिए था, कंट्रोल नहीं हुई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, है ना। तो कंट्रोल करना चाहिए तो आप ought to control, कंट्रोल करना चाहिए था ought to have controlled। अब इसकी प्रैक्टिस यू भी कर सकते हो सिंपल सी, जाना चाहिए should go, जाना चाहिए था should have gone, आना चाहिए should come, आना चाहिए था should have come, आना चाहिए ought to come, आना चाहिए था ought to have come। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ought to practice, और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी ought to have practiced। कितनी आसानी से बात समझ में आ रही है, राइट। तो देखो यहां तक, ये हमारा यहां तक का जो मैटर है, ये रहा एक्टिव वॉइस का। यहां पे सब्जेक्ट हमने क्या सीखा, हमने सीखा सब्जेक्ट काम करता है फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट काम नहीं करता है डू नॉट, डज नॉट फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट ने काम किया सेकंड फॉर्म, नहीं किया डिड नॉट, या नहीं कर पाया कुड नॉट। छोटा सा रिवीजन, है ना। सब्जेक्ट काम किया करता था पास्ट, यूज टू फर्स्ट फॉर्म, नहीं किया करता था डिड नॉट यूज टू फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट काम करेगा, सब्जेक्ट विल, आपका जो भी काम फर्स्ट फॉर्म, नहीं करेगा विल नॉट। सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है, तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, तीनों में से कोई वर्ड लेंगे और जो भी काम उसमें आएंगे लगा देंगे। सब्जेक्ट काम कर रहा था, इज, एम, आर की जगह वॉज वर्ब, बाकी दो भाई सेंटेंस, है ना। यहां एक हमने और गंभीर बात सीखी, जो एग्जामिनर देखेगा इस चीज को, सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर समय से काम कर रहा है, तो फिर इजमार का इस्तेमाल नहीं करके हैज बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट हैज बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग। फिर हमने सीखा सब्जेक्ट ने अभी अभी कोई काम किया है, प्रेजेंट तक उस काम किया है, अभी भी कंप्लीट हुआ, तो हैज हैव थर्ड फॉर्म। क्लियर है, यहां तक हमने सीखा। फिर हम सब्जेक्ट को काम करना चाहिए भाई, तो ऑट टू, शुड, मस्ट, हैज टू, हैव टू। और सब्जेक्ट को ऐसा काम भूतकाल में करना चाहिए था जो नहीं किया, है ना। तो सब्जेक्ट शुड हैव, सब्जेक्ट ऑट टू हैव, सब्जेक्ट मस्ट हैव डन। यहां तक की बात को आपको अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह समझो। और अब इसके बाद की जो बातें हैं ना, जो यूजुअली आप नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि एक्टिव वॉइस की बच्चा काफी प्रैक्टिस कर लेता है, कि पैसिव वॉइस के वाक्य जब आते हैं तो उसको पैसिव वॉइस में थोड़ी सी क्या आती है, समस्याएं आती है। आइए आज पैसिव, तो आइए दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। अब तक आपने एक्टिव वॉइस के बारे में ठीक ठाक नॉलेज ले ली कि एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो उस कार्य को जो उसके बाद में लगाया उसको परफॉर्म करता है, राइट। जबकि पैसिव वॉइस में क्या हो, सब्जेक्ट हर वाक्य में होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके बाद में जो आप एक वर्ब लगाते हो, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट इस वर्ब को नहीं करता है, बल्कि ये वर्ब सब्जेक्ट पे की जाती है, दैट इज पैसिव वॉइस। इसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं, है ना। जैसे मैं कहूं कि इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाती है, पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाती है ना। जैसे मैंने कहा कि
इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 76th इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड लास्ट वीक। तो इंडिपेंडेंस डे जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ने सेलिब्रेट किया, सब्जेक्ट को सेलिब्रेट किया गया। क्या किया गया? सब्जेक्ट को सेलिब्रेट किया गया। तो जब सब्जेक्ट पे कोई एक्शन किया जाएगा, उस जगह पे हमें एक्टिव क्रिया नहीं लेनी है, उस जगह पे हमें पैसिव क्रिया लेनी पड़ेगी। अगर आपने वहां पर एक्टिव क्रिया ले ली तो आपका सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। राइट? तो आइए एक्टिव वर्ब कौन कौन सी होती है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, पैसिव वर्ब कौन कौन सी होती है हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको एक्टिव वर्ब्स का एक चार्ट दिया था, उसी प्रकार से हम पैसिव वर्ब्स का भी क्या लेते हैं, एक चार्ट ले लेते हैं। कुछ क्रियाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो साफ लिखा हुआ यहां पे आप पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ कि पैसिव वॉइस का मतलब होता है द एक्शन ऑफ द वर्ब इज डन टू द सब्जेक्ट, कि उस वर्ब का जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट पे किया जाता है, बल्कि सब्जेक्ट उस एक्शन को करता नहीं है। अब इसमें जैसे हमने एक्टिव वॉइस में कुछ क्रियाएं देखी थी, फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, सेकंड फॉर्म लगाई थी, यूज टू लगाया था, थर्ड फॉर्म लगाई हैजव के साथ में, आईएनजी फॉर्म भी हमने ली थी। राइट? उसी प्रकार से पैसिव वॉइस में भी आपको कुछ वर्ब्स ध्यान में रखनी है कि पैसिव क्रिया कौन सी होती है। जैसे पहला है इजमार और थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना। अब कंपेयर करना फर्स्ट फॉर्म से, जो हमने सीखा एक्टिव वॉइस में। फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट काम करता है, यानी कि रिपीटेशन होता है उस काम का, जबकि इजमार थर्ड फॉर्म में भी काम रिपीट होता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं करता, सब्जेक्ट पर किया जाता है। कैसे? लॉज आर मेड बाय द लेजिस्लेचर्स, कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहां पर एक वर्ड, एक सब्जेक्ट हमारे पास में लॉज। अब आप खुद सोचो कि लॉ बनाता है या लॉज को बनाया जाता है, तो आप ये कहोगे सर लॉज बनाते नहीं, बल्कि लॉज को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। बनाने वाला कौन है? लेजिस्लेचर्स। तो हमने उसको बनाने वाले को, डूअर को हमने बाद में मेंशन कर दिया, क्या दिक्कत है? आप समझे इस वाक्य को? ठीक है ना? लॉज आर मेड। अब यहां गलती से अगर आपने लो के साथ में क्या लगा दिया, लो मैक लगा दो, तो इसका मतलब लो बनाते हैं। तो लो बनाते नहीं, लो को बनाया जाता है। तो यहां पे पैसिव क्रिया लेनी पड़ेगी, एक्टिव नहीं ले सकते। राइट? और आगे समझते हैं हम लोग। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी बोलती है। अगर आपने यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगा दी तो ये वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां चाहिए पैसिव वॉइस, इज हमारा थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट? और सेंटेंस देखो आप यहां पे, एनी या कंप्यूटर्स आर रिपेयर्ड, आगे कुछ भी लगाओ, कंप्यूटर्स आर रिपेयर्ड, कंप्यूटर्स को रिपेयर किया जाता है। अगर यहां पे मैं गलती से एक्टिव वॉइस लगा दूं तो वाक्य का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्यूटर रिपेयर करते हैं, नहीं, कंप्यूटर को रिपेयर किया जाता है। क्लियर है? तो इजमार थर्ड फॉर्म, इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, तो इजमार थर्ड फॉर्म। इसी जगह हम पास्ट ले लेते हैं, किया गया। तो मैंने आपको सिखाया कि इजमार की जगह वॉज वर लगा दो, हो गया सेकंड फॉर्म, और पास्ट हो गया उसका। तो मैंने कहा कि इस किया जाता है तो इजमार थर्ड फॉर्म, किया गया तो वॉज वर थर्ड फॉर्म। कैसे? जैसे इसका ले लेते हैं, द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कि उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। करने वाले को आप यहां मेंशन कर सकते हो, बाकी इसको आप देखो वॉज ऑर्गेनाइज्ड। और इस प्रोग्राम को देखो, आपका सब्जेक्ट कौन सा प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम ने ऑर्गेनाइज किया या प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया? प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। और अगर आप ये बोलते हो कि हमारे विद्यालय ने ऑर्गेनाइज किया, तो एक्टिव वॉइस हो गया, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम। क्लियर है? लेकिन हमने यहां पे क्या बोला, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है? आगे हम देखते हैं, ऑल द इंजर्ड पैसेंजर्स वर टेकन टू नियर बाय हॉस्पिटल। अब देखो सब्जेक्ट कौन सा है, ऑल द इंजर्ड पैसेंजर्स सब्जेक्ट है, क्रिया कौन सी है, वर टेकन, ले जाया गया। अब आप खुद समझो कि यहां जो आपका सब्जेक्ट है वो ले गए या उनको ले जाया गया, उनको ले जाया गया। तो यहां वॉइस कौन सा आ रहा है, पैसिव, क्योंकि आप सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा बल्कि सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है। तो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट काम करेगा तो सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। यहां पे सब्जेक्ट पर काम किया गया तो कौन सी फॉर्म हो गई, वॉज वर थर्ड फॉर्म। तो ऑल द इंजर्ड पैसेंजर्स वर टेकन टू नियर बाय हॉस्पिटल।
आसानी से बात समझ में आई आपको, राइट। आगे देखो, wherever there was a matter against, देखो वाक्य समझने की कोशिश करो, छोटे छोटे वाक्य हैं। जब कभी भी कोई मैटर था अगेंस्ट विमेन डिग्निटी, नारी प्रतिष्ठा के खिलाफ जब भी कोई मैटर आया करता था, इट वॉज ऑब्जेक्टेड बाय दिस एनजीओ फर्स्ट, इसका विरोध किया जाता था इस एनजीओ के जरिए। तो ये इट किसके लिए आ गया? उस मैटर के लिए। यस, यानी कि अब बेसिक समझो, सब्जेक्ट काम करता है एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट पे काम किया गया पैसिव वॉइस। तो काम किया जाता है इस्तेमाल थर्ड फॉर्म, काम किया गया वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर? हाँ ना। अब यहां काम किया, इंडिया वॉज इंस्लेव्ड, एक वाक्य वो ले लेते हैं, इंडिया वॉज इंस्लेव्ड बाय द ब्रिटेन, बाय ब्रिटेन, कि भारत को ब्रिटेन के द्वारा गुलाम बनाया गया। सब्जेक्ट हमारा यहां पे इंडिया है। यस, अब इंडिया ने इंस्लेव नहीं किया, इंस्लेव किसको किया गया? इंडिया को किया गया। इंडिया अगर इंस्लेव करता तो इंडिया इंस्लेव्ड बोलते हम, सेकंड फॉर्म लगाते, लेकिन यहां इंडिया ने नहीं किया, इंडिया को किया गया। तो ये को जो है वो पैसिव वॉइस की तरफ इशारा कर रहा है कि सब्जेक्ट ने काम नहीं किया, सब्जेक्ट पर काम हुआ। तो किया गया वॉज वर्ब, किया जाता है इज हमार। ये छोटी छोटी बातें याद रखने की आपको है। जैसे कि एक वाक्य लिखा हुआ, कसाब वॉज हैंग इन 2012, कसाब जी का आतंकवादी था, उसको हैंग किया गया। कब? 2012 में। अब सवाल ये कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट तो कसाब है, क्रिया कौन सी? क्रिया हैंग्ड है। अब कसाब ने काम किया कि कसाब पर काम हुआ? सर, तो कसाब पर काम हुआ, इसलिए देखो यहां पर जो क्रिया ली गई है इसका वॉइस कौन सा है? पैसिव वॉइस है। अगर कसाब हैंग करता किसी को तो हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। यहां पे जो हम सीख के आए हैं अभी, है ना, कि जब भी सब्जेक्ट ने कोई काम पास्ट में किया तो हम क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। तो आई थिंक कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, राइट। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों हमने क्या सीखा? जब काम किया जाता है इज हमारा थर्ड फॉर्म, काम किया गया वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म। सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं बहुत बेसिक लेवल पे सिखाऊंगा सो दैट आप चीजों को सही ढंग से समझ सके, राइट। फिर लिखने का अभ्यास करना है। अब हम कहें कि काम किया जाएगा, ये लीजिए फ्यूचर का कॉन्टेक्स्ट, वहां सब्जेक्ट काम करेगा तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहां सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा तो विल बी और थर्ड फॉर्म, कुछ भी नहीं है ना। कैसे? जैसे कि एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं जरा। देखो इस एग्जांपल को ले लेते हैं और आराम से डिस्कस करते हैं। देखो, अ न्यू बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड। अब यहां पे हमारे पास में सब्जेक्ट है न्यू बिल, एक नया विधेयक। अब क्रिया है विल बी इंट्रोड्यूस, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं यहां पे विल इंट्रोड्यूस कर दूं तो विल इंट्रोड्यूस कौन सी क्रिया? एक्टिव है कि पैसिव है? सर, विल इंट्रोड्यूस तो एक्टिव क्रिया है। और यहां मैं अगर विल इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो उसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा विधेयक इंट्रोड्यूस करेगा। सर, बिल इंट्रोड्यूस करेगा कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? तो यहां गलती से भी अगर एक्टिव वॉइस लग गया तो वाक्य गलत। इसलिए कहता हूं वॉइस को समझना इसलिए तो जरूरी होता है। तो अ न्यू बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टुमारो, राज्यसभा में कल एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और वाक्य देखो आगे, 5G सर्विसेज विल बी लॉन्च्ड सून। 5G सर्विसेज जो है वो जल्द ही लॉन्च की जाएगी। अब मुझे बताओ कि 5G सर्विस लॉन्च करेगी की जाएगी? अगर आपने यहां पे विल लॉन्च कर दें तो ये वाक्य गलत हो गया, इसका मीनिंग बदल गया। इसका मतलब हो जाएगा 5G सर्विस लॉन्च करेगी। नहीं सर, इसका सही मतलब क्या होगा? जब आप विल भी लगाएंगे तो मतलब होगा 5G सर्विसेज को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और आगे लेते हैं। The consequences of the excessive use of cell phones will be soon seen. ध्यान से समझना, consequences का मतलब होता है परिणाम, दुष्परिणाम, नेगेटिव इफेक्ट्स, रिजल्ट्स, ओके, ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन्स, यानी कि सेल फोन्स के अत्यधिक इस्तेमाल के जो परिणाम है वो जल्द ही देखे जाएंगे। परिणाम देखेंगे नहीं, परिणाम को देखा जाएगा। तो आप देखो मैंने क्रिया कौन सी लगाई? विल बी सीन, विल सून बी सीन। तो किया जाता है इज हमार थर्ड फॉर्म, किया गया वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म, किया जाएगा विल बी थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आता है यानी कि थर्ड फॉर्म आती है। और कोई फॉर्म सोचने की जरूरत ही नहीं है।
फिर आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे किया जा रहा है, किया जाता है तो इज़मार थर्ड फॉर्म और बीइंग लगा दें एक्स्ट्रा वर्ड तो किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा चाय बन रही है, टी इज बीइंग मैड। अगर आप यहां ये सेंटेंस बोल देते हो या एक्टिव वॉइस बोल देते हो कि टी इज मेकिंग, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब तो हो गया चाय बना रही है। चाय या किसी एक्स को बना रही है, तो सिर्फ चाय बना नहीं रही है, चाय को बनाया जा रहा है। तो वाक्य क्या होगा? टी इज बीइंग मैड। ठीक है, फिर हम समझते हैं टी इज बीइंग मैड, हाँ ना। जैसे आपने लिखा मैच इज बीइंग प्लेड, मैच खेला जा रहा है, मैच खेला जाता है इज प्लेड, मैच खेला गया वॉज प्लेड, मैच खेला जाएगा मैच विल बी प्लेड, मैच अभी खेला जा रहा है मैच इज बीइंग प्लेड। ऐसे आपको फॉर्म चेंज कर, वर्बली फॉर्म चेंज करने आनी चाहिए। ऐसा क्लियर? फिर हम आगे चलते हैं। द बिल्डिंग ऑफ माई कॉलेज इज बीइंग रेनोवेटेड टुडे, कि मेरी कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसको आज रिनोवेटेड किया जा रहा है, यानी उसका दोबारा उसके रंग रोगन उसका किया जा रहा है। राइट, बहुत आसान है। आपको कितनी आसानी से बात समझ में आ गई कि इज़मार, बस आपको फॉर्म बदलनी आनी चाहिए। कौन सा इसके लिए आपको ज्यादा ग्रामर की जरूरत है? नहीं, लाइट लेवल के ग्रामर से आपका काम हो जाएगा। राइट, तो अब हमने देखा कि फ्रीबीज, अब फ्रीबीज जो मुफ्त में चीजें दी जाती है, आजकल आपने देखा होगा फ्रीबीज के बारे में काफी डिस्कशन हो रही है देश में, है ना, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो फ्रीबीज की घोषणा करती रहती है कि हम ये मुफ्त दे देंगे, हमें वोट दीजिए, हम ये मुफ्त दे देंगे, जो मुफ्त में दी जाने वाली चीजें उसके बारे में, है ना। तो फ्रीबीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज आर बीइंग डिस्कस्ड अराउंड द कंट्री दीज डेज। अब ये वाक्य जो है, समझो इसका सब्जेक्ट कौन सा है? सर सब्जेक्ट इसका फ्रीबीज, और फ्रीबीज कौन, किसके द्वारा? बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो फ्रीबीज दी जा रही है या दी जाती है, आर बीइंग डिस्कस्ड, उन पर डिस्कस्ड उनको किया जा रहा है। तो फ्रीबीज डिस्कस नहीं कर रही है, फ्रीबीज को डिस्कस किया जा रहा है। इसलिए यहां पे गलती से भी अगर यहां पे एक्टिव वॉइस लग जाए तो वाक्य पूरा खत्म ही है। इसलिए कह रहा हूं वॉइस की समझ ठीक ठाक आपकी होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा? किया जाता है, रिपीट करो, किया जाता है तो इज़मार थर्ड फॉर्म, किया गया वॉज वर थर्ड फॉर्म, किया जाएगा विल बी थर्ड फॉर्म, किया जा रहा है इज़मार बीइंग थर्ड फॉर्म, किया जा रहा था वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म। देखो मैं आपको मोटिव जो ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ब्स है ना वो आपको मैं बता रहा हूं। बाकी हम जब आगे प्रैक्टिस करेंगे लिखने की तब बहुत सारी माइनर चीजें इसके साथ में एडअप होते रहेंगे। आगे चलते हैं। अगर कोई भी काम अभी अभी किया जा चुका है, जैसे आपने कहा कि चाय बन रही है तो आपने बोला चाय बन रही है, टी इज बीइंग मैड, और बैठिए सब चाय बन गई है, चाय बन चुकी है या बन गई है, तो टी हैज बीन मैड। आप याद करो पैसिव एक्टिव मैंने कहा क्या कहा था? हैज बीन, हैज कहां लगाया था हमने? हैज लगाया था जब काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, सब्जेक्ट ने अभी भी काम किया है तो हमने क्या लगाया? हैज, मैंने लिख दिया है आई हैव रिटन, इसका मतलब जो चीज है वो लिख दी गई है, द थिंग हैज बीन रिटन। वॉइस का ध्यान, जैसे द मैच हैज बीन प्लेड, हमने अभी देखा मैच खेला जा रहा है, मैच इज बीइंग प्लेड, और चलो मैच खेला जा चुका है, मैच हैज बीन प्लेड। राइट, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आई हैव बीन पनिश्ड बाय फॉर, मेरे को सजा मिल गई है, आई हैव बीन पनिश्ड, और मैंने सजा दी है तो आई हैव पनिश्ड। फर्क है इस बी का। आप देखो ना, क्यों कहता हूं कि पैसिव वो समझना चाहिए। अगर आप बोल देते हो आई हैव पनिश्ड, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है, और अगर आपने बोल दिया आई हैव बीन पनिश्ड तो ये एक डिफरेंट पनिशमेंट है, सॉरी डिफरेंट मीनिंग है इसका। इन दोनों वाक्यों में केवल एक वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज बी। एक दोनों वाक्यों का टेंस सेम है, दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखे गए, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें दोनों सेंटेंस के मीनिंग की, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दोनों का मीनिंग क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। पहला वाक्य कह रहा है कि मैंने पनिश किया है, आई हैव पनिश्ड, और दूसरा वाक्य कह रहा आई हैव बीन पनिश्ड, मुझे पनिश किया गया है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पैसिव वॉइस से सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है, इसलिए नोटिस हमारे ये होना चाहिए। इसी प्रकार से मैंने कहा कि न्यू स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर हैज बीन लॉन्च्ड दिस वीक, कि वेलफेयर किसके? पुअर के, यानी गरीबों के वेलफेयर के लिए इस सप्ताह एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, की जा चुकी है, हैज बीन लॉन्च्ड। तो फिर रिवाइज करें, किया जाता है इस्तेमाल थर्ड फॉर्म,
किया गया was were थर्ड फॉर्म, किया जाएगा will be थर्ड फॉर्म, किया जा रहा है is are being थर्ड फॉर्म, किया जा चुका है has been थर्ड फॉर्म, have been थर्ड फॉर्म, आपको पढ़ाया जा चुका है you have been taught, मेरे को पढ़ाया जा चुका I have been taught, और मैंने पढ़ा दिया है I have taught। फिर आप पैसे वॉइस नहीं लगा सकते, छोटी छोटी बातें सीखते रहो। अब इसी प्रकार से कैन बी, मे बी, इसको भी थोड़ा सा ले लेते हैं, है ना, कुछ ये भी, है ना, जितने मॉडल होते हैं मॉडल के बाद बी लगाकर हम लोग थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं। कैन बी किया जा सकता है, मे बी किया जा सकता है, शुड बी किया जाना चाहिए, सबके आगे थर्ड फॉर्म। मस्ट बी निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, हैज टू बी, हैव टू बी निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, है ना, करने की जरूरत है। बात वही है, बस ध्यान रखना सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट पर काम किया जाना चाहिए, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ध्यान रखनी है, देखो, एवरी प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व बाय, हर समस्या को रिजॉल्व किया जा सकता है बाय टॉकिंग, बाय डिस्कशन, क्या करके, डिस्कशन के द्वारा, बातचीत करके हर समस्या को रिजॉल्व किया जा सकता है। अब यहां सब्जेक्ट हमारा एवरी प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगी, प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो डिफरेंस किसका है, वॉइस का। अगर यहां एक्टिव वॉइस लगा दोगे तो वाक्य गलत। फिर हमने कहा यू मे बी या यू मे नॉट बी आस्क्ड सच क्वेश्चन, आपसे ऐसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, मे बी आस्क्ड, यू मे नॉट बी आस्क्ड, हो सकता है आपसे नहीं भी पूछे जा सके। तो यहां जो यू सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा, काम किया जा सकता है यू पे, इसलिए अगर यहां पे एक्टिव वॉइस ले लेते हो तो इसका मतलब होगा यू में आस्क, आप पूछ भी सकते हो, आप नहीं भी पूछ सकते, आपसे पूछा भी जा सकता है, आपसे नहीं भी पूछा जा सकता। तो दैट इज द डिफरेंस। ओके, फिर आगे चलते हैं हम। दिस रोड शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली, आपने कहा कि इस रोड की मरम्मत होनी चाहिए तुरंत। दिस रोड शुड बी रिपेयर्ड, अब आप खुद सोचिए रोड रिपेयर करना चाहिए कि रोड को रिपेयर किया जाना चाहिए। अगर यहां पे एक्टिव वॉइस लगा दिया तो वाक्य बिल्कुल गलत, राइट। तो यहां लगाओ पैसिव वॉइस की रोड शुड बी रिपेयर्ड, रोड को रिपेयर किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। एवरी रैपिस्ट मस्ट बी हैंग्ड, जैसे सभी लोग बोलते हैं कि हर बलात्कारी को हैंग्ड कर देना चाहिए, रैपिस्ट को किया जाना चाहिए हैंग्ड, फांसी पर लटका देना चाहिए। फ्यूल प्राइसेस हैव टू बी ब्रॉट डाउन टू कंट्रोल स्काईरॉकेटिंग इन्फ्लेशन। थोड़ा ठीक सेंटेंस ले लिया कि जो फ्यूल प्राइसेस है, ईंधन की जो कीमतें हैं, हैव टू बी ब्रॉट डाउन, उसको नीचे लाया जाना चाहिए। यस, टू कंट्रोल द स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन, आसमान छूती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, फ्यूल प्राइसेस हैव टू बी ब्रॉट डाउन, पैसिव वॉइस। अगर यहां पे एक्टिव वॉइस लगा देंगे तो फिर वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। तो किया जाना चाहिए हमने देख लिया। पिछली क्लास में आपने सीखा था कि शुड और हैव के बाद, शुड के बाद में जब हैव आता है, मस्ट के बाद में जब हैव आता है तो चाहिए था का सेंस होता है, पास्ट का सेंस होता है, राइट। यही बात आपको यहां ध्यान रखनी है। देखो, शुड हैव बीन, किया जाना चाहिए था, वो मैंने सिखाया था वहां पे, किया जाना चाहिए, वहां करना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, हमें ऐसा करना चाहिए था, वी शुड हैव डन इट। लेकिन यहां पैसिव वॉइस में शुड हैव बीन, ऐसा किया जाना चाहिए था। जैसे कि द मैटर इज डिलेड, मामला देरी का हो गया। इट शुड हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन इन टाइम, इस पर समय पर विचार किया जाना चाहिए था, पैसिव वॉइस, है ना। फिर हम देखते हैं द सिचुएशन मस्ट हैव बीन टैकल्ड इन टाइम, कि सिचुएशन को समय पर टैकल किया जाना चाहिए था, इसका मतलब नहीं किया गया। यह आपको समझना है, जब भी कोई काम पास्ट में नहीं हुआ और आप ये बोलते हो कि ऐसा किया जाना चाहिए था, तो लगेगा शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव। जैसे कि द बिल्डिंग ऑट टू हैव बीन पेंटेड, मैंने कहा बिल्डिंग की तो अब तक पुताई हो जानी चाहिए थी, द बिल्डिंग ऑट टू हैव बीन पेंटेड। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आपको जो मैंने सिखाया उसको आप अच्छी तरह समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी राइटिंग में, राइट। तो अब तक मैंने आपको क्या सिखाया, आगे जो मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग करवा रहा हूं या जो भी मैं आपको करवाऊंगा राइटिंग सेक्शन का,
उसमें मेरे को केवल आपसे इतनी सी नॉलेज चाहिए। क्या नॉलेज चाहिए मेरे को? केवल आपके से 3 नॉलेज चाहिए, 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज, आप सबको पता होना चाहिए अंग्रेजी के वाक्य का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे लिखे जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहली क्लास करी है। फिर मैंने कहा कि आप जो अंग्रेजी में 7 टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, बेसिक पैटर्न मैंने आपके सिखाए थे आपको पिछली क्लासेस में, 7 बेसिक पैटर्न्स। ये 7 बेसिक पैटर्न्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है आगे बढ़ने के लिए। और तीसरा जो 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स हमने सीखी है अभी, वर्ब के 3 प्रकार, ये तीनों प्रकार आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। 3 प्रकार से कौन से? सब्जेक्ट लिंक वर्ब, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आपको आगे बढ़ने के लिए एटलीस्ट इतनी नॉलेज पहले आपके पास में होनी चाहिए। आपको भले टेंसेस आए ना आए, कोई और ग्रामर के रूल्स आए या ना आए, ये क्रक्स है, ये जिस्ट है, ये मैन पार्ट है राइटिंग की तरफ बढ़ने का। ठीक है, तो अगली क्लास आए उससे पहले मुझे आपके 3 कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर कर लो। यस, कोई अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है तो आप, मैंने नीचे अपने नंबर दे रखे हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। कॉल ना करें तो बेटर है कि मैं कॉल पे कम जवाब दे पाऊंगा, व्हाट्सअप पे आपका जवाब मैं दे दूंगा। राइट, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आगे हम चलेंगे सीधा पैराग्राफ राइटिंग पे, क्योंकि हाँ स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन मेथड लेंगे। यस, आने वाली 5-10 क्लासेस में ट्रांसलेशन उस पर लूंगा। हिंदी से इंग्लिश को हम क्या करेंगे, लेंगे। हालांकि ट्रांसलेशन की मैं पक्ष में नहीं हूं, इंग्लिश हमेशा ट्रांसलेट करके नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन क्योंकि आपकी पहली जो लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज, वो हिंदी है, तो थोड़ा सा मैं ट्रांसलेशन मेथड आपके साथ में इस्तेमाल करूंगा। बाकी फिर धीरे धीरे हम ट्रांसलेशन मेथड को छोड़ के डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश चलेंगे। राइट, लेकिन ट्रांसलेशन मेथड तक आने से पहले ये जो मैंने आपको 3 चीजें बताई है, सिंटैक्स, आपके सब्जेक्ट सेंटेंस पैटर्न्स और 3 वर्ब के जो फॉर्मेट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आने चाहिए। राइट, तो अगले वाली क्लास वेरी सुन आपकी अपलोड हो जाएगी और काफी अच्छा रहेगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि काफी कोशिश करूंगा बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की। कोई और आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे जरूर दें, और इस उम्मीद के साथ में कि क्लासेस आप पसंद करेंगे, प्लस आप शेयर करेंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हाँ ये ठीक काम कर रहे हैं, राइट, काम ठीक किया जा रहा है, उस जगह पे किया जा रहा है जहाँ जरूरत है। यूजुअली मैंने देखा कि RAS में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सभी, देखो मैं किसी टीचर की क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, सब बढ़िया है, लेकिन मैं जब स्टूडेंट से फेस टू फेस बात करता हूँ कि जो तैयारी कर रहे हैं, तो यही कहते हैं कि सर ग्रामर ठीक ठाक ग्रामर अच्छी करवा देते हैं 20 मार्क्स की, लेकिन जब हम राइटिंग सेक्शन पार्ट बी और पार्ट सी की तरफ आते हैं तो वहां पर कुछ हमें चुनिंदा क्या दे दिए जाते हैं, पैसेज दे दिए, चलो ठीक है अब आप करो। जब हमें बेसिक ही समझ में नहीं आती इंग्लिश, तो हाउ कैन वी राइट, कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यहीं से अपनी बात स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले थोड़ी बेसिक सिखाई जाए। यस, और फिर आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन, थोड़ा सा इंग्लिश टू इंग्लिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मैं कहूँगा अल्टीमेट मेहनत तो आप ही को करनी है। कुछ भी टीचर पे ज़्यादा, मैं सोचता हूँ टीचर पे केवल 20% चीज़ डिपेंड करती है। टीचर एक पाइनियर होता है भाई, एक रास्ता दिखाने वाला होता है, चलना आप ही को होता है। राइट, हम क्या है, हम बता ही तो सकता हूँ कि देखो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो प्लीज़ क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।